स्पिनल स्ट्रक्चर क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल इज MgAl2O4, या ये कोई भी कंपाउंड जिसमें एक A2 प्लस B3 प्लस और 4 ऑक्सीजन, करेक्ट? तो इसमें क्या होता है, ऑक्साइड एनायंस की FCC होती है। जो डाइवेलेंट कैटायन है वो ऑक्यूपाई करता है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड, और जो ट्राइवेलेंट कैटायन है वो ऑक्यूपाई करता है हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। क्लियर है? इज स्पिनल स्ट्रक्चर क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ये नॉर्मल स्पिनल है। स्पिनल की एक और कैटेगरी है इनवर्स स्पिनल। तो नॉर्म बस थोड़ा सा डिफरेंस जो होता है इनवर्स स्पिनल में, जैसे इनवर्स स्पिनल का एग्जांपल है Fe3O4। तो सेम ऑक्साइड एनायन की तो FCC है, लेकिन अब जो डाइवेलेंट कैटायन है वो 1/4 ऑफ OV में होता है, और जो ट्राइवेलेंट कैटायन है वो 1/8 ऑफ TV एंड 1/4 ऑफ OV में होता है। ठीक है? क्लियर? यस सर। नोट हो गया? सर प्रीवियस पेज दिखाएंगे प्लीज। हाँ सर, प्रीवियस सर। सर नेक्स्ट पेज। हम Fe2 प्लस और Fe3 प्लस को टाइम से ट्रीट करेंगे, राइट? हैं? क्या बोल रहे हो? और Fe2 प्लस और Fe2 प्लस और Fe3 प्लस को अलग अलग आयंस की तरह ट्रीट करेंगे ना? हाँ बिल्कुल। जस्ट 1 मिनट। सर इनवर्स स्पिनल में डिफरेंस क्या बताया आपने स्पिनल्स? डन सर। हाँ हो गया नोट?
हाँ Yes. सर, सर एक डाउट है सर, इनवर्स स्पिनर और स्पिनर में डिफरेंस क्या बोला आपने? यार क्या ये इसमें कहाँ पे है डाइवेलेंट कैटायन? अच्छा ओके सर, ओके। चलो होम असाइनमेंट 1 पे आओ। सर आपने कल क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे उसमें भी थोड़े डाउट्स थे। पहले होम असाइनमेंट 1। 24 and 26 and 28. 24, 26, 28, Sir, 20. 20, 41. फोर्थ 37. 6, 7, 8. Fourth. Sir, 14. 16th. 42, 47. 13. 9. So 49. 17. Sir, 9. Sir, 48. 27. Sir, 30. 44. Sir, 12th. Sir, 29. fourth problem. Silver iodide has same structure as zinc sulfide. तो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है, डेंसिटी दी है, एज लेंथ पूछी है, 5.67 डेंसिटी दी है। जिंक ब्लेंड का यूनिट सेल फॉर्मूला क्या था? जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर का यूनिट सेल फॉर्मूला लिखा था। √3 = 4. यूनिट सेल फॉर्मूला जिंक ब्लेंड का C4A4. C4A4, मतलब एक यूनिट सेल में 4 कैटायन और 4 एनायन। तो एक यूनिट सेल का मास कितना होगा? 4 कैटायंस का मास और 4 एनायंस का मास। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स मास ऑफ सिल्वर आयोडाइड, 108 + 127 अपॉन एवोगाड्रो नंबर, दिस होल अपॉन AQ। इससे A की वैल्यू निकाल लो। 6th प्रॉब्लम। यूनिट सेल लेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड की दी है 600। क्या हो गया यार, ये सब डेंसिटी के डायरेक्ट। NaCl का यूनिट सेल फॉर्मूला C4A4, मतलब एक यूनिट सेल में 4 इफेक्टिव सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला होंगे। और एज लेंथ 600 पिकोमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, क्यूब आ गई डेंसिटी। ऑक्सीजन की FCC है, तो ऑक्सीजन इफेक्टिव हो गए 4। डाइवेलेंट कैटायन X2+ है 1/5 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 1/5 × 8
और ट्राईवेलेंट कैटायन है हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल, मतलब 2, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 28 10, करेक्ट। तो फिर 2 से डिवाइड भी हो जाएगा 10 4 5। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो गया x4 y5 वो 10। ओके, एट्थ प्रॉब्लम, 3 एलिमेंट्स x y z, x कॉर्नर पे है तो x कितने हो गए 8 इंटू 1/8, y बॉडी सेंटर पे है और z एज सेंटर पे है। तो इफेक्टिव क्या हो गया 113, फॉर्मूला क्या हो गया XYZ3। क्लियर। 9th XY BCC टाइप लैटिस में है। बीसीसी टाइप लैटिस के साइन एक सॉलिड की बनती है सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में, क्लोरीन कॉर्नर पे होता है, सीजियम बॉडी सेंटर पे होता है, करेक्ट। उस तरह के लिए सेल पैरामीटर क्या डिस्कस किया था, √3a is equal to 2 times radius of cation plus anion। तो तुम्हें एज लेंथ दी है 480 पिकोमीटर और रेडियस एनायन का दिया है 225, तो कैटायन का निकाल लो यहाँ से। क्लियर। सर जो हमने टेबल बनाया था क्लास में, उसमें हम सिर्फ कटायन और अनायन की पोजीशन लर्न कर लेंगे तो चलेगा, सेल पैरामीटर तो हम अपने आप डिराइव कर लेंगे। हाँ, ओके सर। 12 नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन HCP। यार ये डाउट पूछ रहे हो, HCP के एक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स 12, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6। सर 14th वाला हो गया। Rank of atom is Z effective. Z effective of HCP is 6। 14 स्ट्रक्चर, इसका आंसर सर 14th हो गया। तो इसका आंसर ये होना चाहिए यार, BCC टाइप। सीधे BCC लैटिस लिखना थोड़ा गलत है, क्योंकि सीजियम क्लोराइड में लैटिस तो सिंपल क्यूबिक है, उसके बॉडी सेंटर पे दूसरा आयन है, सेम चीज नहीं है बॉडी सेंटर पे, करेक्ट। तो उसको प्योर BCC लैटिस कहना गलत है, वी शुड कॉल इट एज BCC टाइप। ओके ओके सर। 16 17 अलॉय है कॉपर सिल्वर गोल्ड का, कॉपर CCP बना रहा है तो कॉपर 4 हो गए, सिल्वर एज सेंटर पे है 12 इंटू 1/4 और गोल्ड बॉडी सेंटर पे है 1 इंटू 1। क्या फॉर्मूला हो गया ये Cu4 Ag3 Au, ठीक है। 17 सब्सटेंस की डेंसिटी दी है kg/डेसीमीटर क्यूब में और FCC लैटिस में एज लेंथ है तो kg/डेसीमीटर क्यूब इज सेम एज ग्राम/cc, करेक्ट। तो 2 इज इक्वल टू लैटिस कौन सी है FCC का Z इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट बाय एवोगैड्रो नंबर, एज लेंथ 700 पिकोमीटर है
इससे मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो। ओके, ट्वेंटी। क्लोजेस्ट पैकिंग में भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड की साइज बड़ी होती है टेट्राहेड्रल से। ऑक्टाहेड्रल का रेडियस कितना निकाला था? 0.414 आर, करेक्ट। टेट्राहेड्रल का रेडियस कितना निकाला था? 0.225 आर। ओके, क्लियर है? हाँ यस सर। 24। सेलेक्ट, इसको थोड़ा करेक्ट करो प्रॉब्लम को पहले। ये स्टेटमेंट होना चाहिए इफ NaCl is doped with CaCl2। उल्टा लिखा है प्रॉब्लम में, लिखा है CaCl2 is doped with NaCl। ओके, डोप्ड मतलब? हाँ, डोप्ड का मतलब होता है मिक्सिंग, मिक्सिंग एट लैटिस लेवल, बिल्कुल इंटीमेट मिक्सिंग। और डोपिंग हम लोग क्या कैसे करते हैं, क्या अप्रोच है कि भाई एनायन सेम रखते हैं और कैटायन हायर वैलेंसी का। तो जैसे इसमें NaCl है, NaCl का स्ट्रक्चर क्या होगा? NaCl का स्ट्रक्चर मालूम है ना? क्लोरीन की HCC, सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। यस सर। अब इसमें हम थोड़ा कैल्शियम क्लोराइड मिक्स करते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड में भी एनायन तो क्लोरीन है। अब ये जब हम NaCl में मिक्स करेंगे थोड़े अमाउंट में, तो ये अब NaCl की लैटिस के हिसाब से ही अपने आप को अरेंज करेगा। ये अपनी एक अलग लैटिस नहीं बनाएगा, ये NaCl की लैटिस को ही ग्रो कराएगा, उसी हिसाब से ये अरेंज करेगा अपने आप को। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो, जैसे इसका एक न्यूमेरिकल भी है होम असाइनमेंट 2 में, वो भी यहीं पे समझ ले। तो मान लो मेरे पास 1 मोल NaCl है, इसमें मैंने 2 × 10⁻⁻5 मोल ये मिक्स कर दिया। ठीक है, तो क्लोरीन आयन टोटल कितने हो गए मेरे पास? NaCl से N0 आए और कैल्शियम क्लोराइड से 4 × 10⁻⁻5 N0 आए, करेक्ट? यस सर। और क्लोरीन आयन क्या हम फ्री लैटिस बना रहे हैं? FCC लैटिस का Z इफेक्टिव 4 है, तो कितने यूनिट सेल्स बनाएंगे? N0/4 + 10⁻⁻5 N0, करेक्ट? यस सर। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? यूनिट सेल इंटू 4, एवरी यूनिट सेल हैज 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसमें आना है कैटायंस को। कैटायंस मेरे पास कितने हैं? N0 तो सोडियम है और 2 × 10⁻⁻5 N0 कैल्शियम है, करेक्ट? ये कैटायंस इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएंगे। तो NaCl में तो सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड फुल रहते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर में क्या सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड फुल है? अब नो सर। नहीं, 2 × 10⁻⁻5 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स खाली छूट गए, करेक्ट? तो कौन से डिफेक्ट्स आ गए? कैटायन वेकेंसी। क्लियर? टेट्राहेड्रल वॉइड से टेट्राहेड्रल वॉइड से क्या लेना देना है दोस्त? NaCl स्ट्रक्चर है ना प्राइमरी। अच्छा हाँ यस सर, यस सर, अंडरस्टूड। चलो 26। सर तो यहाँ पे कैल्शियम आयन किधर जाएंगे फिर? कैल्शियम आयन भी तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएंगे। कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बढ़ गए?
भाई कैल्शियम क्लोराइड से क्लोरीन आया, हाँ सर। क्लोरीन आया तो और यूनिट सेल बनेंगे हाँ सर। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे, हाँ सर। और उन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कैल्शियम जाएगा, लेकिन सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर नहीं कर पाएगा कैल्शियम। ओके, हाँ सर समझ गया। चलो 26, ये प्रेशर टेम्परेचर से क्या होता है देखो, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो एटम्स एक दूसरे के पास आएंगे, एटम से आयंस, तो एज वी इंक्रीज प्रेशर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस, ठीक है, बट एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाया तो आयंस का वाइब्रेशन बढ़ेगा, वो लोग एक दूसरे को धक्का देंगे एंड हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेस। क्लियर? सर फिर से समझा सकते हो? प्रेशर बढ़ाओगे सब चीजें पास आएंगी ज्यादा, यस सर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाइब्रेशन बढ़ेगा, एक दूसरे को धक्का देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। ठीक है, यस सर। 27 का आंसर करेक्ट कर लो। KBR will show spotty defect as well as metal excess defect। ओके, दोनों ही डिफेक्ट दिखाएगा। क्लियर? सर 26 में हम लोग मतलब श्योरली कैसे बोल सकते कि 6�6, 8�8 ऐसे? अरे दो ही तो होते हैं, 6 और 8 भाई। सोडियम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, हमारे पास तीन ही स्ट्रक्चर्स है ना, 4 का कोऑर्डिनेशन या 6 का या 8 का। बाकी सब में नहीं हो सकता? बाकी सब में भी 4 या 6 के ही कोऑर्डिनेशन नंबर आएंगे ना भाई। टेट्राहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसी में तो एंट्री है। अच्छा ओके सर। हाँ सर अगर केबीआर की जगह ZNS होता तो फिर ए और डी आंसर होता। हाँ, ZNS will show frontal ए defect, और सी होंगे। AC होता। ओके सर। 28 डायमंड, डायमंड में एवरी कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अग्रीड? यस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हर कार्बन को 4 नेबर्स चाहिए, मतलब हर कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी एग्जैक्टली 4। ऐसी कौन सा स्ट्रक्चर किया था जिसमें सब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 थे? जिंक ब्लेंड। ब्लेंड, तो वैसा ही स्ट्रक्चर होगा डायमंड में। कार्बन एटम्स FCC बनाएंगे और फिर कार्बन एटम्स ही हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉल्ट्स ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है? यस 29 रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर किसका नहीं है यार? सीजियम क्लोराइड तो रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल है, सीजियम क्लोराइड का रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है। करेक्ट? बाकी सबका कैसे बोलेंगे कि उनका भी नहीं होगा? हाँ सर। एल्कीन मेटल हैलाइड्स है, रेडियस रेशियो 0.414 से 732 के बीच रहेगा ना। और बाकी सबका बोल सकते हैं कि नहीं, सीजियम क्लोराइड का तो श्योरली नहीं है ना वो स्ट्रक्चर। हाँ सर, पर अगर मल्टीपल करेक्ट होता तो ऐसे कंफर्म बोल नहीं सकते ना। तो साथ में रेडियस दे देता वो। ओके सर, ओके सर। 37 सर 28 वाला एक बार वापस बता सकते हो? कार्बन एटम FCC बनाएंगे और कार्बन एटम ही ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेंगे।
उससे हर कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि हर कार्बन डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, ओके सर, थैंक यू। 37 लिथियम सेलेनाइड, तो सेलेनियम आयन की सीसीपी है, लिथियम आर ऑक्यूप इन ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड। तो सेलेनियम आयन कितने हो गए? 4 और लिथियम 8। तो क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्मूला Li2Fe 41। 41 हो गया। हाँ, बोथ 42 44। फोर्टी टू में रेडियस दिए हैं, दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे हैं। भाई रेडियस रेशियो निकालो, 126/216 4.414 और 732 के बीच आएगा, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एंट्री होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। ओके, फोर बाइनरी सॉलिड में रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, एथिलीन दी है, रेडियस ऑफ कैटायन दिया है। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के लिए ये सीधा फॉर्मूला था, करेक्ट? निकाल लोगे इससे 47 येलो कलर ऑफ ZNO एंड कंडक्टिंग नेचर क्या होता है? ये किस लिए होगा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ड्यू टू इंटरसिटल कैटायन। सारे ही है ये, और सर बट वो कंडक्टिंग नेचर के लिए वो ट्रैप इलेक्ट्रॉन्स कैसे हेल्प करेंगे? कंडक्टिंग नेचर के ट्रैप इलेक्ट्रॉन ऐसे हेल्प करेंगे, योर ट्रैप इलेक्ट्रॉन एक वॉइड में ट्रैप्ड होगा। हाँ सर, फिर ट्रैप्ड होगा ना, मतलब वॉइड में खिसक के ट्रैप हो जाएगा, बगल के वॉइड वाला उसके आगे वाले वॉइड में जाके ट्रैप हो जाएगा। ओके, फिर से रिपीट कर सकता हूँ आप? किसी एक वॉइड में ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अगर अपने वॉइड से मूव होके आगे वाले वॉइड में ट्रैप हो जाए, और आगे वाले वॉइड में जो ट्रैप्ड है वो उससे आगे वाले में चला जाए, तो इस तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी ना। अच्छा ओके सर, वैसे ओके। सर आंसर तो सिर्फ सी होना चाहिए ना, क्योंकि वही एनर्जी लेवल्स में भी ऊपर नीचे करेगा तो कलर देगा। हाँ तो बेटा वो ट्रैप इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, वो रीजन 1 और ए और बी है ना, वो ट्रैप इलेक्ट्रॉन yes. आता कहाँ से है? ओके सर, ओके। 48 एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में नेगेटिव आयन, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में नेगेटिव आयन सीसीपी बनाते हैं, करेक्ट? और 49 में सोडियम क्लोराइड में सोडियम के कितने नेबर्स होते हैं? सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट कैसा है? क्लोरीन की FCC है, सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, करेक्ट? मतलब Yes. क्लोरीन कॉर्नर पे है और फेस सेंटर पे है, सोडियम बॉडी सेंटर पे है और एक सेंटर पे है, करेक्ट? यस सर। तो अगर आप बॉडी सेंटर वाला सोडियम देखो तो उसके क्लोजेस्ट नेबर्स कौन है? सर दूसरे एच पे जो बॉडी सेंटर वो फेस, अरे एच सेंटर होगा वो। क्लोजेस्ट नेबर 6 क्लोरीन है जो फेस सेंटर पे है,
करेक्ट। यस सर। सेकेंड क्लोजेस्ट नेबर कौन है? 12 सोडियम जो एज सेंटर पे है, करेक्ट। सर कुछ तो बॉडी सेंटर हो जाएगी ना क्या सर? 4 बॉडी सेंटर हो गए ना, और बाकी सेंटर कैसे होंगे भाई? ये क्यूब है, यहाँ पे सोडियम रखा है, ठीक है। यस सर। इसका क्लोजेस्ट नेबर ये वाला क्लोरीन है, हाँ सर, समझा समझा, अब समझा। सेकेंड क्लोजेस्ट नेबर यहाँ वाला सोडियम है। यस सर। होम असाइनमेंट 2। 16 and 25. सर 8। Sir, 10. सर 11 15 सर 19। So 36. 17 25. 33 27 So 30. Eighth problem. Ordination number is 8. तो पैकिंग वही 8 किस में होता है? सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में होता है ना। Yes or no? यस सर। 8 सीजियम क्लोराइड में, which you can call as BCC type lattice. सर 7th में टाइप नहीं दिया होता क्वेश्चन में, तो हम लोग सिंपल क्यूबिक ही रिपोर्ट करते हैं। हाँ, इस बुकलेट में हर जगह वो मिस्टेक की है, उन्होंने सीजियम क्लोराइड को BCC लैटिस लिखा है, बट यू डोंट मेक दैट मिस्टेक, दैट इज रॉन्ग। ओके, ओके सर। 10th प्रॉब्लम देखो, लैटिस एनर्जी क्या होती है काइनेटिक सॉलिड की? इट इज K टाइम्स चार्ज ऑफ कैटायन इनटू चार्ज ऑफ एनायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन into a constant which is called as Magellan's constant. ठीक है, Magellan's constant depends on the type of packing. मतलब जितने आयनिक सॉलिड रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में होंगे उनका Magellan's constant फिक्स्ड होगा। तो हमें इस प्रॉब्लम में क्या दिया है कि दो सॉलिड्स हैं सेम स्ट्रक्चर में, मतलब दोनों का Magellan's कांस्टेंट सेम होगा, करेक्ट। Magellan's कांस्टेंट सेम होगा, और ये भी दिया है कि साइज भी सेम है, मतलब Rc और Ra भी ऑलमोस्ट सेम है, और चार्ज तो कैल्शियम ऑक्साइड में +2 -2 के है, NaCl में +1 -1 के हैं, तो CaO की लैटिस कितना हो गई? 4 टाइम्स हो गई। क्लियर? यस सर। 11 सर वो मैडलिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंडेंट होता है? किस टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड स्ट्रक्चर? ओके सर, तो फिर वो क्वांटिफाई ब्लेंड है, उस पर डिपेंड करता है। मतलब फिर उसको क्वांटिफाई कैसे करना, मतलब अगर क्वेश्चन इज सिलेबस में नहीं है Magellan's कांस्टेंट, अच्छा ओके क्वेश्चन नहीं आएगा तुमसे। 11th प्रॉब्लम में टाइपिंग मिस्टेक है,
4.99 जो एंगस्ट्रॉम दिया है ना वैल्यू, उसको 4.29 कर लो। ओके, यस सर। आंसर मैच हो जाएगा। 15 तभी करा, 15 वही है वो डोपिंग वाला, यही नंबर चाहिए थे। करेक्ट। Yes. कितनी कैटायनिक वैकेंसी बन रही थी? 2 into 10 raised to -5 at naught. ओके, 16 में क्या गिवन है? कौन सी क्लोजेस्ट पैकिंग नहीं है? ऑप्शन डी क्लोजेस्ट पैकिंग नहीं है, क्योंकि उसमें दो कंसेक्यूटिव लेयर्स सेम है। दो कंसेक्यूटिव लेयर सेम नहीं हो सकती है ना, फिर वो क्लोजेस्ट पैकिंग कहाँ रह गई? Yes. Thank you. 17 FCC लैटिस है, ए कॉर्नर पे है, बी फेस सेंटर, सी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, डी टेट्राहेड्रल वॉइड। बॉडी डायगोनल में क्या क्या है? अब देखो, अगर एक क्यूब में बॉडी डायगोनल बनाओगे तो बॉडी डायगोनल में क्या क्या आता है? बॉडी डायगोनल में दो कॉर्नर आएंगे, यस सर। मतलब 2A आ गए। बॉडी सेंटर आएगा, बॉडी सेंटर मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, मतलब एक C आ गया। और वो जो 8 छोटे क्यूब बांट के क्यूब, छोटे क्यूब्स का बॉडी सेंटर टेट्राहेड्रल वॉइड होता था, वैसे दो छोटे क्यूब्स का बॉडी सेंटर आएगा। यस सर, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाएंगे। दो टेट्राहेड्रल वॉइड आ गए, तो एक बॉडी डायगोनल में 2A, एक C और 2D आ गए। क्लियर? सर 33 डाउट नहीं है, गलती से पूछा हूँ। 17 हो गया, 19। ये प्रॉब्लम गलत है, इसको कट कर दो। इसमें सभी आंसर्स हो सकते हैं 19 में। ओके, और 25 वाला भी कट कर दो, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स इज नाउ नॉट इन सिलेबस। एक मैट्रिक्स में भी सेमीकंडक्टर पे प्रॉब्लम्स हैं, वो भी छोड़ देना। सेमीकंडक्टर हम लोग को नहीं करना। 27 एज लेंथ, इसका आंसर शायद डी आ रहा है सही, यही डाउट है इसमें। आंसर नहीं मैच हो रहा था ना? यस सर। Yes, sir. आंसर डी आएगा सही। 30 NaBr का NaCl लैटिस है, डेंसिटी दी है, डेड इफेक्टिव 4, मोलर मास 23 + 79.9 बाय एवोगाड्रो नंबर बाय AQ। इससे ये निकाल लेना, ठीक है। थर्टी 36 में X की FCC लैटिस है, X 4 हो गए, Y सारे ऑक्टेट्राहेड्रल में, Y 8 हो गए, Z आधे ऑक्टाहेड्रल मतलब 2। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो गया? X2Y4Z। ठीक है, क्लियर? यस सर। कॉम्प्रिहेंशन तो चारों हो गए थे क्लास में। सर एक First 1 and 2 था। बाकी थे। 3 and 4 बाकी किए थे, हाँ? सिर्फ 3 and 4 ही किए थे। 3 and 4 किए थे। अच्छा, और क्या कह रहे थे? मैंने जो प्रॉब्लम दिए थे उसमें डाउट है, कौन सा? सर यही वाला, मैं कॉम्प्रिहेंशन 2 की बात कर रहा था।
अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन 2 अब हो जाएगा। हाँ सर। कॉम्प्रिहेंशन 2 के फोर्थ प्रॉब्लम को देख लो, वो जनरली लोग डाउट पूछते हैं। स्पिनल स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन को X से रिप्लेस किया, तो स्पिनल स्ट्रक्चर ये है, ये डाइवेलेंट कैटायन, ये ट्राइवेलेंट कैटायन। टोटल कैटायंस पे चार्ज +8, टोटल एनायंस पे चार्ज -8, करेक्ट। अब ऑक्सीजन की जगह अगर X रख रहे हैं तो भाई टोटल कैटायंस का चार्ज तो अभी भी +8 है, तो टोटल एनायंस का चार्ज भी -8 होना पड़ेगा, करेक्ट। तो उसके लिए मुझे कितने X लेने पड़ेंगे? 3x। 3 X पड़ेंगे। ये 3 X किसकी जगह पे आ रहे हैं? 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन। तो 4 ऑक्सीजन को हटा के हम 3 X रख रहे हैं, तो एक एनायन की जगह वैकेंसी बन रही है, करेक्ट। यस सर। So how many anionic vacancies per unit cell? 1. ठीक है। यस सर। तो आपने 1 कैसे कंक्लूड किया? 4 ऑक्सीजन हटाए, उसकी जगह 3 X रख के, यस सर। तो एक जगह खाली छूटी। ओके सर, गॉट इट सर। सर विंडो के थर्ड और सिक्स में भी डाउट। विंडो का थर्ड, सिल्वर एटम्स को एक लेयर के ऊपर रख रहे हैं, तो भाई पूरी ऐसे ऐसे एटम्स रख रहा हूं, पूरी लेयर बना रहा हूं। इस लेयर की हाइट क्या होगी? 2r, करेक्ट। यस सर। तो लेयर का पूरा एरिया दिया है 10⁻⁸ सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट 2r, तो ये वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा, ये मास हो गया, ये मोल्स हो गए, ये नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स हो गए, इसको मान लिया x, ठीक है। ओके। ओके सर। अब तुम एटम से एक लेयर पे रखोगे बहुत सारे एटम, ये एक एटम इस लेयर पे कितना एरिया कवर कर रहा है? 4r² का, करेक्ट। तो ये नहीं समझे यार, ये स्फीयर अगर रेडियस r का है तो अब तुम इतने रीजन में कुछ और नहीं रख पाओगे ना। ओके सर, हाँ गॉट इट सर, गॉट इट। 4r² into x, this should be 10⁻⁻8। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। यस सर। इन दोनों से x के लिए सॉल्व करिए। और बोलो। फर्स्ट वन में ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन था, वो क्या? ट्रंकेटेड वर्ड का मतलब है कि कॉर्नर को काट देना। ऑक्टाहेड्रन की शेप सबको क्लियर है कैसी होती है? स्क्वायर बाय पिरामिड, ठीक है। यस सर। तो ऐसा एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे, ठीक है। यस। ऑक्टाहेड्रन में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, और हर फेस की शेप क्या है? ट्रायंगल, ठीक है। यस सर। अब अगर इसके ऐसे कॉर्नर सारे काट दोगे तो ये जो ट्रायंगल वाला फेस है ये ऐसे 3 जगह से कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा फिर? हेक्सागन। हेक्सागन। तो ये जो 6 ट्रायंगुलर फेसेस थे वो बन जाएंगे 6 हेक्सागोनल फेसेस, ठीक है। यस सर। सर कैसे काटा Subjective समझा नहीं। 14 also please. कॉर्नर को काट दो पूरा ना, ऐसे यहाँ पे कॉर्नर को फ्लैट कर दो,
तो जहां पे कॉर्नर था वहां कैसी शेप दिखेगी, एक स्क्वायर दिखेगा। अच्छा ओके सर। सर आंसर इसका 8 दिया है। सॉरी हाँ 8 फेसेस है, 8 ट्रायंगुलर फेसेस, 6 तो कॉर्नर है, फेसेस 8 है। कर लिया नोट। सर सब्जेक्टिव का 15 फिगर सर को सब्जेक्टिव का 15, क्या उसमें गिवन है डेंसिटी दी है? सर 13 14 सब्जेक्टिव के 15 में डेंसिटी दी है, कितनी दी है डेंसिटी? सर 4.63 ग्राम पर सेंटीमीटर। इसको जेड इफेक्टिव इनटू मोलर मास कितना है, क्या कंपाउंड है? सर कैडमियम 144.4 मोलर 144.4 144.4 बाय एन नॉट, और ए भी शायद दिया है, इससे जेड इफेक्टिव निकाल दो। कितना आ रहा है जेड इफेक्टिव? निकालो जरा कैलकुलेटर से। निकाला किसी ने? सर 4 आ रहा है। 4 एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली 4 आ रहा है। 3.89 आ रहा है। हाँ 4 से थोड़ा कम आएगा। तो अब ये कम क्यों आ रहा है, क्योंकि स्पॉटेड इफेक्ट है, तो हम मान सकते हैं z अप्रोक्सीमेटली 4 है। तो z अप्रोक्सीमेटली 4 है, तो 4 मतलब ये एफसीसी वाला स्ट्रक्चर है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और फिर कोई वॉइड ऑक्यूपाई है, करेक्ट? और हाँ सेकंड सर। पार्ट में पूछा है कितने स्पॉटेड इफेक्ट है। अब तुम डेंसिटी निकाल लो z इफेक्टिव को एग्जैक्टली 4 मान के, ये डेंसिटी ज्यादा आएगी, करेक्ट? इस डेंसिटी का इससे डिफरेंस निकाल लेना। क्लियर है? यस सर। सर ये उसमें वो कंक्लूड कैसे किया कि वही डिफेक्ट होगा, मतलब स्पॉटेड इफेक्टिव डेंसिटी कम करेगा ना, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला चेंज हो नहीं रहा है। अच्छा सर हाँ ये सर समझिए। सर मैंने एक एक्चुअली तो अलग मेथड से किया। आई फाउंड द डेंसिटी लाइक वो 4 into मोलर मास करके। हमने पहले डेंसिटी निकाल ली विदाउट सो बट उससे थोड़ा अलग आंसर आता, लाइक आंसर गिवन इज 0.098 एंड मुझे 0.11 आ रहा था। नो नो प्रॉब्लम, वो भी करेक्ट है। ओके सर। और कोई डाउट? So 14 subject. सब्जेक्टिव के 14, क्या है 14 प्रॉब्लम? लेट्स सी। सॉलिड ए बी है, NaCl स्ट्रक्चर है, ए कॉर्नर मतलब ए की एफसीसी है, बी होगी है, दो ए हटा दिए एक फेस सेंटर पे, दो फेस सेंटर हटा दिए तो इफेक्टिवली एक ए का आइटम हटा दिया, करेक्ट? तो अब ये सॉलिड बन गया A3B4। भाई NaCl का यूनिट सेल फॉर्मूला क्या था? C4A4 था ना। यस सर। 4 कैटायन 4 एनायन, तुमने इफेक्टिवली एक एनायन हटा दिया तो अब फॉर्मूला हो गया A3B4। अब क्या कह रहे हैं? डेंसिटी निकालनी, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना, है ना?
तो अब इफेक्टिव मोलर मास यूनिट सेल का मास कितना हो जाएगा 3A का मास हो गया 120 और 4B 240 बाय एवोगैड्रो नंबर और A कितना हो जाएगा 2 टाइम्स रेडियस ऑफ एनायन प्लस कैटायन एंगस्ट्रॉम में है। ये डेंसिटी आ जाएगी और पैकिंग फ्रैक्शन 3A है 4/3 पाई RA³ प्लस 4 into 4/3 पाई RB³ अपॉन 2RA प्लस RB का क्यूब। ठीक है RA/RB की वैल्यू सर आप विंडो RA/RB की वैल्यू दी है निकाल लोगे ये Yes, sir. हाँ बोलो सर आप प्लीज विंडो का 9th कर सकते हो विंडो का 9 देखो बुकलेट में ही सॉल्व एग्जाम्पल 10 है अच्छा डायग्राम दिया देखते ही समझ में आ जाएगा। ओके सर चेक करता हूं। सर हाँ सर मुझे इलेक्ट्रो की बुकलेट में से एक डाउट था। 2 मिनट रुको पहले सॉलिड खत्म होने दो। जी सर। सॉलिड बुकलेट में किसी को और कोई डाउट बचा सर विंडो का 8 भी सॉल्व एग्जाम्पल नहीं AB रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस y raised to 1/3 है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है RA प्लस RC करेक्ट। डेंसिटी निकालनी तो इसका Z इफेक्टिव 4 मोलर मास दिया है 6.023 अपॉन एवोगैड्रो नंबर अपॉन A³ A RA प्लस RC का ट्वाइस होगा तो A³ ये हो गया Y कैंसिल कर दो ये कैंसिल और ये यूनिट क्या था नैनोमीटर तो -7 का क्यूब -21 तो डेंसिटी आ गई 1/200 ग्राम पर सीसी या 5 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है ये पहला आंसर हो गया। दूसरा डेंसिटी एक्चुअल ज्यादा है डेंसिटी बढ़ रही है मतलब इंटरसाइकल लोकेशंस में कुछ चीजें आ रही होगी करेक्ट। यस सर। सर तो रियलिटी में इतना ज्यादा डिफरेंस होता है क्या एक्चुअल और नहीं तो ये ड्यू टू एक्स्ट्रा कटाइज होगा। यस ओके सर। सर एक्चुअली 5 भी पॉसिबल तो नहीं होगा ना सॉलिड के लिए लेकिन इट्स टू लो। यस ओके सर। हो गया कंप्लीट। आप 6th वाला भी बता सकते हैं। विंडो का 6 एलिमेंट FCC भाई सबसे बड़ा वॉइड FCC लैटिस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितने रेडियस का एटम मैक्सिमम रख सकते हो कि पूरी लैटिस डिस्टर्ब ना हो 0.414 आता। ठीक है ओके सर।
एज लेंथ दी है उससे आर निकाल लो, फिर 0.414 है। चलो अब इलेक्ट्रो बुकलेट से कौन डाउट पूछ रहा था? हाँ सर, मुझे एक डाउट था सर, मुझे एडवांस में 20th प्रॉब्लम सर उसमें डाउट है सर, आ नहीं रहा वो। क्या था एडवांस का 20th का? So the specific conductance at 25 degrees Celsius of a saturated solution of strontium sulfate is 1.482 into 10 raised to minus 4 upon ohm raised to minus cm minus raised to 1, while that of water used is 1.5 into 10 raised to the power of minus 6 more centimeter minus 1. Determine at 25 degrees Celsius the solubility in gram per liter of strontium sulfate in water. इसका का तो किया था, देखो केवल इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कापा ओनली ऑफ स्ट्रोंशियम सल्फेट निकाल लो, तो 1.482 माइनस 0.015 ये हो गया कापा। जी सर। लैम्डा नहीं दिया है सर? लैम्डा दिया ना सर, स्ट्रोंशियम का 49.46 और सल्फेट आयन का 79.8। 49.46 59.46 सर। 59.46 और सल्फेट का 79.8। दिस विल बी इक्वल टू ये जो कापा है 1.4 कितना हो जाएगा 67। ये सॉल्युबिलिटी आएगी मोल्स पर लीटर में, इसमें मोलर मास मल्टीप्लाई कर दो ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। तो इलेक्ट्रो के विंडोज के साइज डाउट्स बचे थे तो आप अभी ले सकते हो। इसका सर 14th पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रो की बुकलेट अभी नहीं। सर बहुत लंबा है तो बुकलेट भेजो मैं ग्रुप पे। भेजो। हाँ इसमें क्या डाउट है बोलो। सर एग्जैक्टली समझा नहीं प्रोसीड कैसे करना है। ये देखो इसमें ना ये लॉजिकल क्वेश्चन, देखो तुम्हें इस प्रॉब्लम में करना क्या है, सब लोग ध्यान से सुनना क्योंकि इलेक्ट्रो का आई थिंक दिस वाज द बेस्ट प्रॉब्लम दैट हैज केम इन दिस लॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई कैलकुलेशन नीडेड नहीं है, ध्यान से सुनना। तुम्हें इस प्रॉब्लम में क्या करना है, आयरन की क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करनी है, करेक्ट? मतलब आयरन की क्वांटिटी को एस्टिमेट करना है कितना Fe2+ प्रेजेंट है। तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करने का हमारा तरीका हमेशा क्या रहता है, एक वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है? क्लियर? तो हम क्या करेंगे, Fe2+ को किसी चीज के साथ टाइट्रेट कराएंगे और ताकि जब Fe2+ कंटेनर में खत्म हो जाए, इंडिकेटर अपना कलर बदल दे, तो उस समय फिर मैंने जिस भी चीज से रिएक्ट कराया होगा उसके इक्विवेलेंट और Fe2+ के इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे और उससे हमें Fe2+ की क्वांटिटी पता चल जाएगी। इतनी बात क्लियर है? यस सर। तो अब हमें ये डिसीजन लेना है Fe2+ को रिएक्ट किससे कराएं। तो हमें मालूम है Fe2+ इजीली हम Fe3+ में कन्वर्ट कर सकते हैं।
मतलब Fe2+ को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, तो Fe2+ को हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करा सकते हैं, करेक्ट? यस और नो? यस सर। यस सर। Fe2+ को Fe3+ बना देगा, वोल्टेज कितना दे रहा है प्रॉब्लम? सर -0.7 नेगेटिव, करेक्ट? तो हम Fe2+ को किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कराने वाले हैं। लेकिन अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम ऐसा ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें लेना चाहिए जिसका रिडक्शन वोल्टेज +0.77 से ज्यादा हो, वही Fe2+ को ऑक्सीडाइज करा पाएगा। ये क्लियर है? यस सर। अब हमारे पास दो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमें वॉल्यूमेट्रिक से मालूम है, MnO4- या 2O7 दोनों का रिड्यूसिंग वोल्टेज प्रॉब्लम में दिया है, करेक्ट? इसका कितना दिया है? 1.51, इसका 1.38, दोनों -0.77 से ज्यादा है। मतलब चाहे ये यूज कर दूं चाहे ये, टोटल ईएमएफ तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। हाँ सर। तो ये दोनों ही लोग करा सकते हैं Fe2+ को ऑक्सीडाइज, करेक्ट? यस सर। So I can use any one of them for quantitative estimation of iron. Agreed? But अब इन दोनों का हाफ रिएक्शन मैं देखूं तो रिएक्टेंट साइड में H+ भी रिक्वायर्ड है, करेक्ट? यस और नो? यस सर। मतलब इनको रिएक्ट कराने के लिए मुझे मीडियम एसिडिक लेना पड़ेगा, ओके? इन दोनों को रिएक्ट कराने के लिए हमें मीडियम एसिडिक ही लेना पड़ेगा, ओके? यस सर। अब एसिडिक मीडियम के दो कॉमन चॉइसेस हो सकते हैं, HCl, H2SO4। H2SO4 लिया तो H2SO4 का H+ तो मीडियम एसिडिक करने में चला जाएगा, और सल्फेट कुछ प्रॉब्लम करेगा क्या रिएक्शन में? नो सर। सल्फेट सल्फर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीडाइज होने नहीं वाला है और सल्फेट रिड्यूस भी नहीं होता है, तो वो अनरिएक्टिव रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड हम आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर HCl लिया मीडियम, HCl का H+ तो गया ऑक्सीडाइज रिएक्शन में, बट क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो सकता है, और इसका दिया है -1.4। तो अगर तुमने डाइक्रोमेट के साथ HCl लिया तो क्या डाइक्रोमेट क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करा पाएगा? नो सर। नहीं करा पाएगा। नहीं करा पाएगा तो क्लोरीन अनरिएक्टिव रहेगा, इसलिए हमें उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परमैंगनेट के साथ अगर HCl ले लिया तो परमैंगनेट तो ऑक्सीडाइज करा देगा क्लोरीन को, करेक्ट? यस सर। ये वाला पॉइंट वापस समझा सर। परमैंगनेट के साथ अगर मैंने HCl लिया तो परमैंगनेट Fe2+ को भी ऑक्सीडाइज कराएगा और Cl- को भी कराएगा, क्योंकि इसका वोल्टेज तो 1.51 है ना। हाँ यस सर। 1.4 प्लस 1.51 पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, यस सर। तो ये तो क्लोरीन को भी ऑक्सीडाइज करा देगा। तो अब परमैंगनेट क्लोरीन से भी रिएक्ट करेगा, आयरन से भी करेगा, तो अब मेरी इक्वेशन बन जाएगी इक्विवेलेंस ऑफ परमैंगनेट आर इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ आयरन प्लस इक्विवेलेंस ऑफ क्लोरीन, करेक्ट? और तब हम आयरन के इक्विवेलेंस पता ही नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? सो लाइक क्लोरीन के इक्विवेलेंट्स हम पता कर सकते हैं ना कैसे मोलारिटी? पता कर सकते हो भाई? तुमने क्लोरीन डाला है,
Yes, sir. कितना डाला है वो पता कर लिया, लेकिन तुम ये कैसे पता करोगे कि तुमने जितना डाला है उसमें से कितना रिएक्ट हुआ और कितना नहीं हुआ है? तुम्हारा इंडिकेटर तो Fe2+ खत्म होने का इंडिकेशन देगा ना, क्लोरीन खत्म होने का इंडिकेशन थोड़े न देगा सोल्यूशन के। Okay, हाँ, got it. सर और कुछ CR गैस उसको कुछ गैस से माने रिलेटेड नहीं कर सकते, गैस के कलर से माने कलेक्ट करके। गैस से तुम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हो यार, ये तुम कवर कैसे करोगे सब? और उसके बाद भी वो क्लोरीन कितना पार्ट में रिएक्टिव हुआ है नहीं पता कर पाओगे। So therefore we will never use permanganate with HCl। वॉल्यूमेट्रिक बुकलेट में भी और जितने प्रॉब्लम हम लोगों ने किए, नाउ इफ यू विल ऑब्जर्व, जब भी परमैंगनेट यूज कर रहे थे उसमें दिया होता था एसिडिफाइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। You never acidified by hydrochloric acid when you use permanganate, okay? सर Cr2O7 2- को HCl के साथ क्यों करवा सकते हैं? क्योंकि Cr2O7 प्लस HCl का EMF नेगेटिव है, यस सर। तो डाइक्रोमेट क्लोरीन से रिएक्ट करेगा ही नहीं। अच्छा हाँ सर, गॉट इट। सर H2SO4 का क्या बोला आपने? H2SO4 में सल्फेट रिएक्ट कर ही नहीं सकता है, सल्फेट में सल्फर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। Okay, yes sir, got it. Also, can you disclose the 15th one also? क्या है 15? Also, that in the electrolytic cell, flow of electrons is from cathode to anode in solution. That is the first option. Cathode to anode through external supply. Second option. The third is cathode to anode through internal supply, and fourth, anode to cathode through internal supply. इस प्रॉब्लम में बहुत डिबेटेबल प्रॉब्लम था ये। देखो कौन सा सेल कौन सा दिया है? Electrolytic cell. इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इफ यू रिमेंबर, ये एक्सटर्नल सप्लाई थी, तो इलेक्ट्रॉन क्या पूछा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ना? Yes sir. ये एनोड है, ये कैथोड है, इलेक्ट्रॉन इधर गए, ऐसे चलना है, तो ये एक्सटर्नल सप्लाई है। हाँ, तो अब क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलो। Cathode to anode in solution. Cathode to anode through external कैथोड supply. टू एनोड इन सॉल्यूशन, Yes sir. इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना? हाँ सर. ये तो कट कर दो, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते ही नहीं है। आगे Cathode to anode through external supply. एक्सटर्नल सप्लाई। आगे चलो। Cathode to anode through internal supply. And anode to cathode through internal supply. एनोड टू कैथोड Internal supply. देखो, हाँ, अब बोलो तुम्हारा डाउट क्या है पहले? So like external supply is the wires we connect and internal supply is the solution. नहीं, एक्सटर्नल सप्लाई इज ये जो वायर्स आपने यहाँ से कनेक्ट किए, ठीक है? Okay. और इंटरनल सप्लाई है इस बैटरी के जो दो टर्मिनल के बीच इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है यहाँ। Okay sir. हाँ, अब बताओ क्या होना चाहिए आंसर? Sir, so won't it be D? डी। Anode to cathode through internal supply. फिर से सोचो, ये एनोड है, ये कैथोड है, Yes sir. और
ये जो बैटरी है ये तो एक गैल्वेनिक सेल है, Yes, sir. तो इसमें ये कैथोड है और ये एनोड है। Yes, sir. वाला प्रॉब्लम किया था ना, याद है? 4-5 अच्छे प्रॉब्लम्स दिए थे तुम लोगों को। So डिस्कस करना बाकी था। उसका सोल्यूशन अब बैच 2 वाले रिकॉर्डिंग से देख लो, ठीक है? ओके सर। ये समझे? हाँ सर। तो ये कैथोड ये एनोड है। तो अब देखो इंटरनल सप्लाई में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए? कैथोड से एनोड। हाँ सर, got it, sir. Answer will be C then. यस। सर पर स्पेसिफाई नहीं किया ना, मतलब किसके कैथोड और किसके एनोड की बात कर। नहीं बेटा, स्पेसिफाई किया है क्लियरली। एक्सटर्नल सप्लाई इंटरनल सप्लाई लिखा है ना। एक्सटर्नल सप्लाई मतलब वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इंटरनल सप्लाई मतलब बैटरी के अंदर का फ्लो। ओके? सर पर इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला और आपने तो गैल्वेनिक सेल का फाइंड कर दिया ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक गैल्वेनिक सेल तो लगाना ही पड़ता है, वरना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनता ही नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या था? एक्सटर्नल करंट इज यूज्ड। सर आप कॉम्प्रिहेंशन 1 भी कर सकते हो। क्या था कॉम्प्रिहेंशन 1? मैं ग्रुप पे पूरा भेजता हूँ फोटो। सर बोलो। सर मुझे इलेक्ट्रो का एक जनरल डाउट था कि अगर ओवर वोल्टेज किसी भी स्पीशीज का ज्यादा है तो वो रिएक्ट करने की उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। ओवर वोल्टेज ज्यादा है तो कैसे रिएक्ट होगा? सर पर वोल्टेज तो ज्यादा होगा ना, मतलब ई नॉट वैल्यू ज्यादा। ओवर वोल्टेज नेगेटिव में आता है। अच्छा, ओके सर। ओवर वोल्टेज एक प्रॉब्लम है, वो सब्ट्रैक्ट होगा। तुम ऐड क्यों कर रहे हो? अच्छा ओके सर। सर Cl2 और O2 में O2 का ओवर वोल्टेज ज्यादा था क्या? हाँ, क्योंकि डबल बॉन्ड बनना है उसमें। अच्छा ओके सर, गॉट इट सर। और क्या दिक्कत है कॉम्प्रिहेंशन 1 में? सर आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं अप्रोच? भाई पहले तो ई नॉट निकाल सकते हो सेल का, एसआरपी कैथोड माइनस एनोड से। यस सर। तो पहला प्रॉब्लम तो वैसे ही आ जाएगा, के मिल जाएगा। ठीक है? यस सर। दूसरे में नॉन स्टिक क्वेश्चन लगानी है। नॉन स्टिक क्वेश्चन लगा के pH 11 दिया है तो H प्लस की मोलैरिटी 10⁻⁻11 रख दो नॉन स्टिक क्वेश्चन में। क्लियर? सर उसमें आंसर सी है तो आंसर बी भी क्यों नहीं होगा? यार आंसर्स इसके बहुत गलत है बुकलेट में। आई विल सजेस्ट कि ना तुम लोग अरियन और दिशा वो सारी बुक्स में से एक बार वो कर लो, उसको रिकन्फर्म। विंडो एक्सरसाइज में टाइपिंग में बहुत मिस्टेक्स हैं। ओके सर। सर बट लाइक समझो इधर सी राइट है तो बी विल बी करेक्ट, राइट? सी राइट है तो बी विल बी करेक्ट। व्हाई? So because E naught oxidation is negative of E naught production, right? अरे वो एक एक हाफ सेल का पूछ रहा है बेटा। ई नॉट ऑक्सीडेशन मतलब एनोड का बड़ा है, ई नॉट रिडक्शन मतलब कैथोड का बड़ा है, ऐसे। Oh, got it, sir. Got it. सर
सर आप एक वो सब्जेक्टिव का भी सॉल्व कर सकते हो जो ग्रुप पे भेजा मैं 30th वाला। बेटा इसमें क्या है, 50% हो गई है एब्जॉर्बेंस, करेक्ट। इसका ही मतलब नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ सर। अरे यार, कॉपर कलर होता है ना, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है ना कॉपर सल्फेट का। यस सर। कलर क्यों दिखता है किसी भी चीज में? अगर कोई आयन ब्लू कलर का दिख रहा है मतलब वो ब्लू वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, बाकी सबको रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए वो ब्लू कलर का दिखता है। हाँ सर। तो उसी को एब्जॉर्बेंस कहते हैं। तो वो कह रहा है एब्जॉर्बेंस आधी हो गई है, इसका मतलब क्या है? कॉपर आयन के मोल आधे हो गए, जितने स्टार्टिंग के मोल थे उसके 50% रिएक्ट हो गए। तो लीनियर रिलेशनशिप है दोनों में। यस। ओके सर। सर हाँ बोलो। तो मेरे को वॉल्यूमेट्रिक में एक जनरल डाउट था सर। हाँ। सर कि जैसे देखा जाए सर, हम लोग जब रिडॉक्स रिएक्शन का सर जब बैलेंस करते हैं सर, तो जब हम स्पेक्टेटर के बैलेंस से करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो मतलब वो साइड ऑफ द रिएक्शन में ऐसे दो कंपाउंड हो सकते हैं कि जिसमें स्पेक्टेटर प्रेजेंट है, तो सर कौन सा चूज करना है सर? इसका कोई ऐसा मेथड है क्या सर? नहीं, उसमें तो जो कम में है वो पहले बैलेंस करो। हाँ मतलब समझो अभी मेरे पास कम, समझो मेरे पास के एलिमेंट कम में है, तो वो मेरे लेफ्ट, समझो राइट साइड में सर दो कंपाउंड जिसमें के एलिमेंट प्रेजेंट है, तो सर कौन सा चूज करने का सर ऐसा कोई है क्या? नहीं, वो तो तुम्हें मतलब प्रॉब्लम देख के ही जजमेंट लेना पड़ेगा। अच्छा मतलब हमारे हिसाब से। ओके, थैंक यू सर। So, there was this question like CrO5 plus H2SO4 gives Cr2SO4 thrice and H2O plus O2 उसका बैलेंसिंग करना था। तो like I did by CrO5 को Cr6 plus O2 2 minus plus 2O2 2 minus ऐसे किया, तो उससे आ रहा था, but like is it correct? Yes. Okay sir, and sir like डायरेक्ट हाफ रिएक्शंस लिख के मेथड है उसका कोई? वो भी कर सकते हो। Also can you show that once? like उसमें टाइम लग रहा था बहुत। टाइम तो लगेगा ही, अब यार इसको कैसे अवॉइड करोगे? Okay so like because like no 30-35 minutes बैठा तब आंसर आया उसका like. So can you just write the half reactions once? क्या था रिएक्शन? CrO5 plus H2SO4 gives Cr2SO4 thrice plus H2O plus O. प्लस O. H2O हाँ प्लस O2 O2 ऑक्सीजन। बस। हाँ सर। ये रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ है भाई? है सर लाइक आंसर आ रहा था रिडॉक्स। इसमें क्या चीज रिड्यूस क्या हो रहा है? क्रोमियम सर +6 से +3। हाँ ठीक है, ऐसे लिखिए। वेट, ऐसे तो ऐसे लिखो। CrO5 के पर ऑक्साइड आयंस ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है।
Sir, should I send my solution on the group? Can you just check if it is हो गया ना यार, क्रोमियम में कितना है, ये 2 क्रोमियम करो इधर, ठीक है, इसका डेल्टा Yes, OH sir. कितना हो गया, -6, Yes, sir. और इसका है +2, तो ये 3 कर लो, हो गया +6, तो बल्कि चाहो तो 4 आएंगे ना, 2 आएंगे, तो 2 आएंगे। So can we add peroxide का disproportionation? नहीं, peroxide का disproportionation नहीं कराओगे। सर उससे आंसर आ रहा था एक्चुअली। नहीं, ऑक्सीजन का ऑक्साइड को स्पेक्टेटर रखो। ऐसे कर लो, इसको बैलेंस हो जाएगा। चलो, हो गया ये कंप्लीट। सर एक छोटा सा डाउट था हाँ, कि बोलो। अगर कोई भी बैलेंस रिएक्शन को के कोएफिशिएंट्स को हम 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एन फैक्टर भी चेंज होगा क्या? हाँ। तो सर अभी कोई भी रिएक्शन है, जैसे एक रिएक्शन था SN2 प्लस गोज टू SN और CR3 प्लस गोज टू CR, तो इसमें सर हम लोग मतलब यहाँ से 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सेकंड वाले को 3 से, या हाफ और 3/2 ऐसे भी कर सकते हैं ना? हाँ अच्छा, ओके सर। भाई, तुम एन फैक्टर सिंपलेस्ट कोएफिशिएंट्स के साथ लिखे जाते हैं। अच्छा, ओके सर। ओके, सर एक छोटा डाउट था, वो सॉलिड स्टेट में आपने बोला था कि वो डिफेक्ट्स होते हैं क्योंकि उससे रैंडमनेस आती है सिस्टम में, तो एंट्रोपी बढ़ता है, तो सिस्टम के लिए अच्छा होता है। तो आपने बोला करीब कि 1 लाख मॉलिक्यूल यूनिट सेल्स में से 1 यूनिट सेल में ऐसा कोई डिफेक्ट होता है। एट रूम टेम्परेचर। हाँ सर, तो अगर रैंडमनेस सिस्टम के लिए अच्छा होता है तो मतलब और कम नंबर क्यों नहीं होता, मतलब 1 in 100 या 1 in 1000? एनर्जी भी कम हो रही ना। देखो, 2 फैक्टर्स हैं। स्टेबिलिटी किससे आती है? गिब्स फ्री एनर्जी से, करेक्ट? हाँ सर। और गिब्स फ्री एनर्जी 2 फैक्टर से डिसाइड होता है, एंथैल्पी, एंट्रोपी। हाँ सर। तो रैंडम डिफेक्ट्स बढ़ रहे हैं, उससे एंट्रोपी तो बढ़ रही है, लेकिन एंथैल्पी भी बढ़ रही है। समझ लो। एंथैल्पी से कैसे यार, तुम जितना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा उतने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ढंग से लगेंगे ना। अच्छा वैसे, हाँ सर। तो फिर लिक्विड ही हो गया ना। अगर मैं सब कुछ रैंडम कर दूं तो हर मॉलिक्यूल अपना और हर एटम अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देखेगा, फिर उसको एक ऑर्डर में लगने की क्या जरूरत है? हाँ सर, समझ गया। लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट हो गया। गैसियस स्टेट अपनी एंट्रोपी की वजह से स्टेबलाइज्ड है, उसमें अट्रैक्शन नहीं है, एंथैल्पी नहीं है। सॉलिड स्टेट अपनी एंथैल्पी की वजह से स्टेबलाइज्ड है, उसमें रैंडमनेस नहीं है। यस सर, समझ गया। सर हाँ, सर वो CRO5 वाला आप आगे सॉल्व कर सकते हो, वो नहीं हो रहा था। अरे क्या डाउट आ रहा है बेटा उसमें? CRO5 में ये मालूम है ना, CRO5 के एक मॉलिक्यूल में 4 परऑक्साइड आयंस होते हैं, हाँ सर, हाँ सर। करेक्ट? यस सर। तो पर CRO5 4 परऑक्साइड आयन ले लो। और क्रोमियम को ऑक्सीडाइज करा दो। ये कहाँ पे है प्रॉब्लम? सर वो पेनिशा पे एक टेस्ट थी, उस पे दिया था। लेट मी चेक। इसका तो रिएक्शन ही मुझे डिबेटेबल लग रहा है। Sir, like
O2 2 माइनस के डिस्प्रपोर्शनेशन से आंसर आ रहा था लाइक बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन जब किसी चीज का होता है तो किसी और सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर बदल नहीं सकता है। सर बिकॉज लाइक ये दोनों हाफ रिएक्शन ऐड करके CrO5 नहीं बन रहा था एंड डिस्प्रपोर्शनेशन का डेल्टा सुनो, अगर डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है तो फिर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बदल नहीं सकता। ओके सर। डिस्प्रपोर्शनेशन जब होता है तो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली होता है। ओके सर, तो फिर तो हाफ रिएक्शन ऐड करके नहीं हो रहा था। चलो मैं चेक कर लूंगा इसको, देखता हूँ उसका सोर्स। सर ग्रुप पे क्वेश्चन भेजा है। हाँ ग्रुप पे भेज दो, आई विल चेक। ओके सर। चलो बाय एवरीबॉडी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेजर टेस्ट। थैंक यू। रिकॉर्डिंग के सारे लिंक्स अभी मैं थोड़ी देर में डालूंगा। सर वो बैच 2 का भी वो जो आप बोले थे इलेक्ट्रो के वो सम्स, यूट्यूब पे पड़ा होगा। उसको कौन से डेट पे डिस्कस किया? अरे अपने किसी फ्रेंड से पूछ लो, कोई है बैच 2 वाला, टेलीग्राम पे पूछ लो, बता देंगे बैच 2 वाले लोग। ओके अच्छा Thank you, sir. बाय।